कल हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और उसमें हमने सबसे पहले नाउन को डिस्कस किया था, फिर प्रोनाउन को डिस्कस किया था, देन वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब का। और आप लोगों के पास एक रजिस्टर और पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट एक स्लाइड है और स्लाइड के अंदर इतना ज्यादा मटेरियल नहीं आ सकता। तो जो जो सेंटेंसेस वगैरह आपको राइट करवाए जाएं आप वो जरूर राइट कीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। एडवर्ब, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, एडवर्ब इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड होता है विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब। समझने की बात ये है, पहले हम एडजेक्टिव को पढ़ चुके हैं, वो ऐड करता है किसमें, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन के अंदर पर्सन होता है, प्लेस भी और थिंग भी, ठीक है। यानी एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करवाता है किसी भी नाउन को और प्रोनाउन को। और अगर हम बात करें एडवर्ब की, तो वो एडवर्ब की, तो जो एडवर्ब है ये किसी भी मीनिंग्स के अंदर एडिंग करता है, किसके, वर्ब के, एडजेक्टिव के और दूसरे एडवर्ब्स के। इसके लिए ना आप लोग एक सेंटेंस राइट करें अपने रजिस्टर के ऊपर। मैं आप लोगों को अभी एक सेंटेंस बताने लगी हूँ, आपने वो अपने रजिस्टर के ऊपर राइट करना है। सबसे पहले आप राइट करें, एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग। An almost ugly girl was dancing. ओके, अब इसमें देखें, ये जो अगली है और गर्ल है, गर्ल एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है अगली, यानी ये क्या हुआ, अगली एक एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है किसको, एक नाउन को। याद रखिएगा, एडजेक्टिव जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं या वो किसी चीज की खासियत या खामी ये बयान करते हैं, वो होता है एक नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ आप देखें, अगर आपसे सवाल किया जाए, गर्ल तो अगली है पर कितनी अगली है, मतलब कितनी भद्दी है, कितनी बदसूरत है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस एडजेक्टिव के मीनिंग के अंदर कुछ ऐड करेंगे ताकि मतलब वाजे हो जाए, उस सवाल का जवाब दिया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट ऐड करेंगे, यानी एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग, वो क्या कर रही है, वो डांस कर रही है। यहाँ पे पता चला अब हमें कि जो एक एडजेक्टिव है अगली, उसको क्वालिफाई कर रहा है या उसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, जो वो क्या है, एक एडवर्ब है। और वो एडवर्ब क्या है, ऑलमोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जो अगली गर्ल है वो डांस कैसे कर रही है, वो जो अगली गर्ल है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा अगली गर्ल है, वो डांस कैसे कर रही है। तो आप इस सेंटेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग क्विकली। एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग क्विकली। अब आपने जो वर्ड इसके अंदर ऐड किया है दैट इज क्विकली, ठीक है। और जो डांसिंग है वो क्या है, हमारा वर्ब। यानी वर्ब जो है उसके मीनिंग्स में इजाफा करने के लिए हम लोगों ने एक एडवर्ब को यहाँ पे क्या किया है, ऐड। आपको समझ आ रहा है कि वो किस किस चीज को एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर मैंने बताया अगली जो कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को जो एडवर्ब है वो क्या करता है, उसके मीनिंग्स में इजाफा करता है। यहाँ पे मैंने बताया डांसिंग के साथ है क्विकली, तो जो वर्ब है डांसिंग उसके जो मीनिंग्स हैं उसमें इजाफा कर रहा है क्विकली। अब हम तीसरे एक इसकी फ्रेज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके अंदर साफ लिखा गया है कि ये ऐड करता है टू द मीनिंग्स ऑफ वर्ब। मैं बता चुकी हूँ वर्ब के मीनिंग में कैसे एडिंग होती है, डांसिंग के साथ हमने क्विकली लगाया। टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव मैं बता चुकी हूँ कि जो अगली है अगली के साथ ऑलमोस्ट लगाया गया, यानी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा किया गया। और अब अगला है टू एन अदर वर्ब, एक और वर्ब के मीनिंग, सॉरी अनदर एडवर्ब, एक और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। यानी अब मैं सेंटेंस बनाऊंगी, एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वाज डांसिंग वेरी क्विकली, वो बहुत तेजी से डांस कर रही थी। यानी इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्विकली से पहले लगाया वेरी। वेरी एक एडवर्ब है जिसने क्विकली एक दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। इस एक सेंटेंस से आपको पता चल गया होगा कि जो एडवर्ब है
वो कैसे मीनिंग्स में इजाफा करता है किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के और किसी एडवर्ब के। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक सेंटेंस है, इट इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पे अब आप देखें जो एडजेक्टिव है वो हमेशा क्या आता है, पहले आता है। एडजेक्टिव हमेशा पहले आता है किसी भी नाउन के या किसी भी प्रोनाउन के। और यहाँ दूसरा सेंटेंस आप चेक करें, ही वॉक्स फास्ट। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो हमेशा किसी वर्ब जो है या एडजेक्टिव्स हैं उनके पहले आता है या उनके बाद में आता है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो अक्सर औकात पहले आता है किसी भी नाउन के और प्रोनाउन के। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवर्ब की टाइप्स की। तो फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे मैंने कल आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में भी बताया था, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है किसी भी चीज के टाइम के मुतालिक। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये सुना है पहले भी। ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ रोजाना आता है। तो यहाँ पे बिफोर वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और यहाँ डेली वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये शो करवाता है व्हेन को, कि वो यहाँ कब आता है। ठीक है, व्हेन को, किसको शो करवाता है, व्हेन को। अगर आपने किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को लोकेट करना है तो आपको देखना होगा कि वो व्हेन से रिलेट कर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें बताता है कि हम कितना ज्यादा किसी चीज को रिपीट करते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी रिपीट द थिंग। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है उस रेपिटिशन की, उस हम उसको क्या रिपीट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे बोला गया है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। इसमें बताया गया है, फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि हमने कितनी बार उन्हें बताया है, ट्वाइस, 2 मरतबा। ही ऑफन मेक मिस्टेक्स, वो ऑफन मिस्टेक्स करता है। यहाँ ऑफन के बारे में बताया गया है कि कितनी बार वो मिस्टेक्स करता है, यानी हाउ मेनी टाइम्स। अगर आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लोकेट करना है किसी भी सेंटेंस में तो आपको हाउ मेनी टाइम्स देखना होगा उस फिक्रे के अंदर के कितनी मर्तबा उस टॉपिक को दोबारा रिपीट किया गया है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो जैसे जाहिर है ये जगह प्लेस को जाहिर करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड हेयर। तो यहाँ जो हेयर है वो क्या है जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो द, वहां जाओ, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम इन, और यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में हम व्हेन को लोकेट करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हाउ मेनी टाइम्स को लोकेट करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम लोकेट करेंगे वेयर को। ठीक है, कहाँ को। अब हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड शो हो रहा है मैनरिज्म। तो यहाँ बताया गया है कि दिस बुक इज वेल रिटन, इसे वेल राइट किया गया है और ये बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो यहाँ पे वेल मैनर को शो करवा रहा है। द बॉयज फॉट ब्रेवली, बॉयज बहुत ज्यादा ब्रेवली लड़े। यहाँ पे जो ब्रेवली है वो उनके मैनरिज्म को शो करवा रहा है। तो यहाँ पे मैनर और हाउ आएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, ही इज टू केयरलेस। यहाँ पे जो टू है इसके बारे में बताया गया है कि उसकी डिग्री क्या है, वो कितना केयरलेस है। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर्ड हूँ। तो इसमें बताया गया है कि जो फुल्ली है वो प्रिपेयर्ड को शो करवा रहा है और वो डिग्री को शो करवा रहा है। ये हैं एडवर्ब की काइंड्स। लेकिन अगर किसी फिक्रे के अंदर हमें पता करना हो कि हमें एडवर्ब्स लगाने कैसे हैं और एडवर्ब के काइंड को इस्तेमाल करना है कैसे, तो हम उसे करेंगे ऑर्डर के थ्रू। इसका जो ऑर्डर है वो है PMT, प्लेस, मैनर, टाइम। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हम लोगों ने प्लेस को सबसे पहले रखना है, फिर हमने मैनर को रखना है और आफ्टर दैट टाइम को रखना है। एडवर्ब की जितनी भी बाकी टाइप्स आती हैं वो किसी ना किसी फिक्रे में आसानी से लोकेट हो जाती हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो होती है प्लेस, मैनर और टाइम की। लिहाजा किसी भी फिक्रे में अगर आपने एडवर्ब्स को एडजस्ट करना हो तो सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को लगाएंगे, फिर आप मैनर को लगाएंगे एंड आफ्टर दैट आप टाइम को लगाएंगे। जैसे इस फिक्रे में लगा हुआ है, दे हैव लिव्ड here happily for a long time, they have lived here happily for a long time। here यहाँ पे क्या है जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हैप्पीली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड लॉन्ग क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक बात के बारे में काफी कंफ्यूजन होती है, ऊपर भी मैं बता के गई हूँ, एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो पोजीशन होती है एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब्स की वो 90% तक एक जैसी होती है। हाँ, 10% उसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं।
जैसे ही इज अ स्लो वॉकर, ये क्या है जी, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये वॉकर जो है उसकी सिर्फ बयान कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। और दूसरा जो इसका सेंटेंस है, ही वर्क स्लोली, तो यहाँ स्लोली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या हो रहा है जी, वर्ब के बाद आ रहा है। यानी एडजेक्टिव जो है वो किसी वर्ब के पहले आ रहा है, और जो स्लोली है वो किसी वर्ब के बाद आ रहा है। इसी तरह दूसरे फिक्रे में देखें, ही इज हार्ड वर्कर, इसमें जो हार्ड है वो क्या हो रहा है जी, वो फिक्रे से वर्ब से पहले आ रहा है। और ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे जो हार्ड है वो क्या है, एडवर्ब है, और वो किसी वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको एडवर्ब समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रपोजिशन की। अब देखें, प्रपोजिशन नाम से ही जाहिर है, प्री पोजिशन। प्री पोजिशन किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज की पोजीशन को शो करने के बारे में इस्तेमाल होता है ये, टू शो द पोजीशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, या फिर रिलेटेड टू समथिंग। यहाँ पे ना अब ज्यादातर फोकस जो किया जाता है इन चीजों की पोजीशंस के बारे में, वो नाउन्स और प्रोनाउंस के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी जो प्रपोजिशन है वो पोजीशन के बारे में बताती है, नाउन की और प्रोनाउन की। नाउन में पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों चीजें आ जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन है उसमें प्रपोजिशंस आगे दी गई हैं, इन है, ऑफ है, एट है, ऑन है, बिफोर है, आफ्टर है, ओवर है, अकॉर्डिंग टू। ये सारी की सारी प्रपोजिशंस हैं। और प्रपोजिशन की सिंपल सी काइंड्स हैं, उनमें आपके पास सिंपल प्रपोजिशन होती है और कंपाउंड प्रपोजिशन होती है। सिंपल प्रपोजिशन में आपके पास होती है एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, यानी ये सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे क्या है जी, गौर से देखें, द बुक, द बुक क्या है हमारे पास, नाउन, इज ऑन द टेबल। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे दूसरी तरफ क्या है जी, द टेबल, यानी ये क्या कर रहा है, ये नाउन जो है, नाउन का दूसरे नाउन से ताल्लुक शो कर रहा है। जो प्रपोजिशन है वो नाउन का दूसरे नाउन से, नाउन का दूसरे प्रोनाउन से, और प्रोनाउन का दूसरे नाउन से ताल्लुक शो करवाती है। लिहाजा यहाँ पे बताया गया है कि जो बुक है टेबल के ऊपर है, दैट्स वाई इसमें जो प्रपोजिशन होगा जो उनका ताल्लुक शो करवा रहा है वो होगा ऊपर, ऊपर यानी ऑन। अब यहाँ सेकंड है, सेकंड जी है वो है हमारा, द बॉल इज इन द डेस्क। ठीक है, बॉल हमारे पास क्या है जी, नाउन है, इज इन द डेस्क, डेस्क हमारे पास एक नाउन है, ये भी एक नाउन का नाउन से ताल्लुक शो करवा रही है। नाउ कंपाउंड प्रपोजिशन जो होती हैं ये फ्रेजल प्रपोजिशन से रिलेटेड भी होती हैं। यानी अगर कोई कंपाउंड प्रपोजिशन है तो जरूरी नहीं है उसमें दो वर्ड्स होंगे। कंपाउंड प्रपोजिशन में दो से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। अगर वो दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो उसे हम, एक और टर्म है जिसे फ्रेजल प्रपोजिशन बोलते हैं, हम वो भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रपोजिशन शो करवाई गई है, इन केस ऑफ। ओके, और यहाँ जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो शो करवाई गई है, जैसे कि अलोंग विद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। ये सारी की सारी जो है हमारी कंपाउंड प्रपोजिशन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंजंक्शन की। और जो कंजंक्शन है उसके बारे में आपको बताने से पहले मैं इसके नाम पे फोकस करवाना चाहती हूँ। आप लोगों ने कभी ट्रेन देखी होंगी, ट्रेन का जो स्टेशन होता है वहां पे ना एक जंक्शन बना होता है। ठीक है, वो जो जंक्शन होता है वो उसकी जो रेल की पटरियां हैं उनको आपस में मिलाने के लिए और एक रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसी जंक्शन से ये कंजंक्शन बनता है। ठीक है, अब ये जो कंजंक्शन है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को और कुछ वर्ड्स को भी। इसके अलावा अगर मैं कंजंक्शन की एक मोर रिलायबल आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करवाते हैं डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट फ्रेजेस को और डिफरेंट सेंटेंसेस को, ताकि उनका मतलब समझ आ जाए। कंजंक्शंस हमेशा मतलब समझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, अली एंड मुश्ताक आर सिंगिंग अ सॉन्ग, अली एंड मुश्ताक आर सिंगिंग अ सॉन्ग, अली और मुश्ताक जो हैं वो गाना गा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एंड को खत्म कर दूं तो यहाँ बनेगा अली मुश्ताक सिंगिंग, अली मुश्ताक आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे मैं इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाऊंगी कि अली मुश्ताक एक ही नाम है या अली एक और पर्सन है और मुश्ताक एक और पर्सन है। इन दोनों के दरमियान में, ताकि इनका मतलब समझ आ जाए, हम अगर एंड लगाएंगे तो वो क्या होगा, एक कंजंक्शन होगा। ओके,
अब जो कंजंक्शंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, एंड, बट, और, etc, ठीक है। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, यहाँ पे फ्रेजेस को फ्रेजेस से मिलाया गया है। देखें, शी मस्ट वीप ये एक फ्रेज है, और इसके अलावा ये एक हाफ सेंटेंस भी है क्योंकि इसका सेंस जो है अभी कंप्लीट नहीं हो रहा। एंड शी विल डाई ये एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है कि वो मर जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो सेंस है उसको क्लियर समझाने के लिए, उसको कंप्रीहेंड करने के लिए इनके दरमियान में और लगाया गया है, ठीक है। एक और सेंटेंस हो सकता है जैसे ही वेंट टू द बाजार बट डिडंट बाय एनी न्यू बुक। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इन सेंटेंसेस को अलग अलग कर दूं, ही वेंट टू द बाजार, वो बाजार गया, इसका सेंस एक लिहाज से क्लियर है। और दूसरा जो सेंटेंस है उसे देखें आप, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा फर्स्ट वाला। दूसरा सेंटेंस है डिडंट बाय एनी बुक, इससे सेंस क्लियर नहीं हो रहा। अगर हम इनके दरमियान में बट लगा देंगे तो इस पूरे सेंटेंस का जो एक सेंस है वो क्लियर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या समझाना चाहता है ये सेंटेंस हमें। ओके, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो किसी चीज के ताल्लुक को जाहिर करते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो ताल्लुक को जाहिर करते हैं। और जो कंजंक्शंस होते हैं ये जोड़ते हैं जुमलों को। कंजंक्शंस क्या करते हैं, ये जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, उनको रिलेट करवाते हैं। अब यहाँ पे हम आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। कंजंक्शन की टाइप्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड कंपाउंड कंजंक्शंस, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो पेयर में वर्क करते हैं। आप लोग ना बहुत दफा आप पढ़ते होंगे ऐसे मतलब कंजंक्शंस आप पढ़ते होंगे जो अगर किसी सेंटेंस में एक कंजंक्शन आ रहा है, उसका एक पार्ट आ रहा है, तो उसका दूसरा पार्ट भी आपको उसी सेंटेंस के अंदर हर सूरत लगाना पड़ता है। जैसे कि आइदर और, नाइदर, नॉर, ठीक है। और इसके अलावा भी होता है बट ऑल्सो, ये सारे के सारे जितने भी आते हैं, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये सारे के सारे भी क्या आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर। इनमें अगर आप एक कंजंक्शन लगाएंगे किसी सेंटेंस के अंदर तो आपको दूसरा कंजंक्शन ऑटोमेटिकली लगाना पड़ेगा। जैसे आइदर टेक इट और लीव इट। टेक इट, लीव इट हम इकट्ठे नहीं कर सकते जब तक हम उसमें आइदर और न लगाएंगे। अगर हम आइदर लगाएंगे तो हमें और भी हर सूरत में लगाना पड़ेगा। आई डोंट केयर वेदर यू स्टे और गो, मुझे केयर नहीं है वेदर यू स्टे, तुम यहाँ रुको और गो और चले जाओ, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को समझने के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा, ये पेयर में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस की। तो जैसे हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं प्रेपोजिशंस के बारे में, कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कंजंक्शंस भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे कि इन ऑर्डर दैट, ओके, एज इफ, एज वेल एज सुन एज, हम बहुत ज्यादा ऑफन यूज करते हैं इन चीजों का, एज वेल एज का और एज सुन एज का। जैसे एज वेल एज, सॉरी, ऑल एज वेल एज अहमद वाज प्रेजेंट देयर। एंड सेकेंड हमारा जो सेंटेंस है, ही टुक ऑफ हिज शूज एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस, ठीक है। यानी उसने अपने शूज उतारे जब वो घर के अंदर क्या हुआ, एंटर हुआ। इससे क्या पता चलता है हमें, अगर हम लोग कंजंक्शंस को किसी भी फिक्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस फिक्रे का मुकम्मल सेंस हमारे सामने आएगा। ओके, अच्छा जी, अब हम अगली बात करते हैं इंटरजेक्शन की। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है और मैं पहले ही बता चुकी हूँ आर्टिकल्स जो है वो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ इलेबोरेट करूंगी। और आप लोग जो है इंटरजेक्शन जो है उसके बारे में देख लें। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। अचानक से कोई फीलिंग आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे ठहरे हो, आपको कोई कॉल आए और आपको कोई गुड न्यूज सुनने को मिले, तो जो उस वक्त अचानक से आपके मुंह से एक हैरानी वाले फिक्रे निकलते हैं वो क्या होती है, वो इंटरजेक्शन होती है। इंटरजेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हों तो हुर्रा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम सैड हों तो हम अलास बोल सकते हैं, या फिर हेलो, हेलो, ये सारे के सारे जो हम इंटरजेक्शंस हैं ये यूज कर सकते हैं। अगर हमने किसी को मुखातिब करना तो हम हेलो भी बोलते हैं। और इवन फोन कॉल जब भी आप करते हैं तो सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं। लेकिन एक बात इंटरजेक्शंस के अंदर आपने याद रखनी है, इंटरजेक्शन के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जब आप लोगों का पंक्चुएशन का टॉपिक होगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके यूजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने इतना याद रखना है कि उल्टा आई जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी जिस भी वर्ड के बाद लगा होता है, तो वो जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है जी इंटरजेक्शन। ओके, ये हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे मौजूद हैं। हमने इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं, इनकी काइंड्स भी पढ़ी हैं, इनकी काइंड्स को इवन रिपीट भी किया है। अब आई थिंक 5 मिनट्स आपके पास हैं, आप मुझे बताएं, और आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।